इतना ये नहीं करते कि आपको टेक्नोलॉजी नहीं देते, वो टेक्नोलॉजी भी देते हैं। यानी वो एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी बिलीव करते हैं। मैं उमर साहब से पूछना चाहूंगी, उमर साहब बेलारूस एंड पाकिस्तान रिलेशंस काफी पुराने भी हैं। देखा ये जाता है कि पाकिस्तान ने ही सबसे पहले वन ऑफ द कंट्रीज में था कि पाकिस्तान ने के बाद क्या लगता है आपको हम बिजनेस हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी बड़ी, कल एक मीट एंड ग्रीट का सेशन भी था और उनकी एक मुलाकातें भी हुई बड़ी अच्छी सी, बहुत ही ज्यादा उनके पास से जो डेलीगेशन आया था 45 बिजनेस कम्युनिटी उसमें शामिल थी उनकी हाई अप से। तो कैसा लगता है, क्या मुलाकातें थी, डिटेल्स बताएं आप भी उस शहीद हुए हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं तकरीबन 2 साल से हम लोग बेलारूस एम्बेसी के साथ, हमारी जो एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडिंग एसोसिएशन बेलारूस एम्बेसी के साथ वर्किंग कर रहे हैं। ट्रेड बाहमी ट्रेड है, जो उनके ट्रेड काउंसलर है इंडिया, और 2022 में हमारा तकरीबन 15 रुकनी वफ्द जनाब शर्जील कुरबानी साहब की सरबराही में बेलारूस का विजिट कर चुका है। वहाँ पे उनके जो सेशन थे एग्रीकल्चर मशीनरी और मुख्तलिफ ट्रेडिंग के, तो उसको हमने बड़ा देखा और इसमें यह है कि बेलारूस में टिम्बर की बहुत ज़्यादा फरावानी है और पाकिस्तान में टिम्बर आपको पता है शॉर्ट हो चुके हैं। तो बेलारूस ने हमें उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने की कोशिश की। उनके पास बहुत से ऑप्शन हैं कि वो एक तो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें, दूसरा वहाँ पर इम्पोर्ट करके तो उसको हम री एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें पाकिस्तान को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें हम तकरीबन 2 साल से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कल 45 जो आपके आए थे डेलीगेशन में मेंबर्स, फूड सेक्टर, गारमेंट्स, इंडस्ट्री और मुख्तलिफ सेक्टर में हमने काफ़ी हमारा लीडर आज जेल में है। जो एक कहते हैं मीट एंड ग्रीट लीडर की बहुत अच्छा रहा। मैं जौहर सलीम साहब से गुफ्तगू करना चाहूंगी, जेल में डाला गया। क्या समझते हैं हमारी आप, पार्टी के लीडर देखी गई, हमारे ये देखा गया कि जो एक हमारे वोटर संघ को या कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग का निशाना बनाया गया, उनके अंदर वाज़ेह था। और ये ऐसा है आने वाले दिनों के लिए, और खासकर जब हम बिजनेस लाने की बात करें, पाकिस्तान के और एक रिवायत डाली गई जो कि पाकिस्तान में रिलेशंस आपने देखे दुनिया की सियासी तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर भी हम पुरअमन होकर अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने जायज़ हकूक़ की बात कर रहे हैं। और हमें न तो जब भी हम जलसा करने की बात करते हैं हमें जलसे की इजाज़त नहीं मिलती, जब भी हम पुरअमन प्रोटेस्ट की बात करते हैं हमें इजाज़त नहीं मिलती, और जब हम अदालतों में इंसाफ के लिए जाते हैं तो ना हमें अदालतों से इंसाफ मिल रहा है और ना ही असम्बली का वो फ्लोर, उसका जो पार्लियामान का तकद्दुस है, ना ही उसका इस मुल्क में कोई एहतराम रह गया है। अब हमारे पास क्या चाहिए? हमारे पास एक ही चॉइस है कि जलसे की इजाज़त ना मिले तो हम जाके कोई प्रोटेस्ट करके अपना एक बयानिया दें। अब भाई ये नहीं बैठेंगे, भाई नहीं बैठेंगे, छोड़ दो इस बात को, अब नहीं बैठे हो, छोड़ दो ना यार, आवाज आ रही है ना, नहीं बैठ रहे, तुम कह रहे हो बैठ जाओ नहीं बैठ रहे। अब बात ये है कि हम लोगों ने इससे पहले जब जलसे का ऐलान किया इस्लामाबाद में, हमारे पे फसाइयत की गई, फिर हमने पुरअमन जो एक कॉल दी, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, पुरअमन बारहा मैंने अपनी बात में कहा, इमरान खान ने कहा कि हम डी चौक जाएंगे, पुरअमन तरीके से जाएंगे, और पुरअमन तरीके से डी चौक से आगे हमें नहीं जाना। वो एरिया जहाँ पर इजाजत नहीं है, जहाँ पे खान साहब का इख्तियार है, ये कॉल खान साहब ने दी और खान साहब ने इस इख्तियार से दी कि ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूँगा। पहली बात तो ये है पूरे पाकिस्तान की आवाम को, धरना जारी है। अपनी उन डिमांडों के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद। गवर्नमेंट के भी यही उन जगहों पे जाए जहाँ पे बहुत ज्यादा गुंजाइश है। हमने रिसेंटली भी देखा डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज भी बनी। आपका क्या इसमें ठीक है? हमारे जो है एक पाकिस्तान की सारी आवाम सुन ले, गवर्नमेंट से सेक्टर था, लेकिन पिछले 2 साल से वाइब्रेंट हुआ है। ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है फॉरेन एक्सचेंज की, जो एक्सपोर्ट बढ़ाने की हो सकती है, उसमें बड़ी और उस सिलसिले में जो अभी उसके अंदर ग्रोथ रेट जो पिछले साल आया वो तकरीबन
اور جو باقی جو زخمی کہ ہیں بہت زیادہ ہے. میں ان کا سمجھتا ڈیٹا ہوں بھی کہ آ رہا اچھا ہے گروتھ ریٹ ہے. اور شہداء کا بھی ابھی آ رہا تو ہے. اس کے علاوہ ہمیں جس جو طریقے سے گرفتار ہمارا ہوئے ہیں اسٹرکچر جو ہے وہ بھی ایک ہزاروں کر کارکن چکا تھا. ان کا اس کے ڈیٹا بعد بھی بھی آ ہم رہا ان کے ہے. ساتھ کولیبریٹ کر سکتے ہیں. پھر ہماری بات جو یہ ہے کارپوریٹ فارمنگ ہے اگر ہمارے یہاں جو وہ کارپوریٹ فارمنگ ہمارے ہم بہت پرامن اچھا طریقے سیکٹر سے جا رہے تھے, ہے. اس میں ہم لوگ اس پرامن میں بات کر ان رہے کے تھے, ساتھ کوآپریٹ تو کر آخر رہے ہیں. ہمارے تو راستے میرا میں خیال ہے کہ یہ یہ رکاوٹیں جن ڈال کے ہم کر کر سکتے ہیں. ہمارے اوپر ہر طرح کا بیلاروس کے پاس تشدد اتنا زیادہ ایون کہ گولیاں کیوں وہ ہم برسائی گئی. یہ اگر کہیں گے بہت پہلا سوال ہمارا ڈائیورسفائی یہ ہے ہے کیونکہ وہ کہ بہت آپ زیادہ پاکستانی ڈیولپ نہیں ہے. کنٹری نہیں ٹھیک ہے ہے. سر, لیکن وہ ہمارے ایک کہتے ہیں مہمان تھے تو ہم ان سے بات تو کریں گے, ہم ان سے کوشش تو کریں گے میکسیمم جتنا ہم دھرنا ایک تحریک ہے, اس میں یہ جاری ہے, ہے کہ جس طریقے سے, لیکن وہ میں نے ہر آپ کو طرح بتایا سے نا وہ جاری ہے. آپ ڈیولپ لوگوں کنٹری ہے. گولیاں مار وہ کے ایک چھوٹا ملک وہاں ضرور ہے پہ لیکن وہ گرفتار ڈیولپ ہے. کر کے خاص نہیں طور چھوڑو پر گے انجینئرنگ تو روک کے گول طریقے سے آئیں گے. ریزروز کتنے زیادہ ہیں. لیکن جو کوئی سکتا ہے ٹھیک ہے ان کے ریزرو وہ بھی ہے, لیکن انشاءاللہ ہمیں یہ کی دیکھنا ہے کہ تحریک ہم کو ان سے چلاتے رہیں مطلب گے. وہ اور خان ٹیکنالوجی صاحب میں کی اگر ہم بات لیں گے تو تک میں نے بتایا نا یہ کہ دھرنا وہ جاری 2-3 رہے شعبے گا. ہیں جن وہ پہ جو اگر ہم آپ فی الحال فوکس کریں. آپ کا یہ یہاں پر ایگریکلچر مشینری کا شعبہ ہے, اور یہاں پر دوسرا یہ آپ کا واضح جو کرتا ہے ہوں, کارپوریٹ فارمنگ کا شعبہ ہے, میں اور اس یہاں کے پر علاوہ یہ واضح کرتا ہوں فارماسیوٹیکل کا شعبہ ہے. اس کے اندر کہ آپ میں ان کے سلام ساتھ پیش میرا کرتا خیال ہے ہوں. فی الحال اسے میں سٹارٹ خود لیں, بھی ایک اور آئی ٹی ورکر ہوں. سیکٹر کے اندر میں اگر نے اس میں زندگی سٹارٹ میں لیتے ہیں تو اگر کوئی میں نے نعرہ آپ کو مارا بتایا ہے اس کا تو بڑا فائدہ کم ہمیں جو مارا ہوگا ہوگا. نا وہ یہ ہے کہ ہمیں پچھلے کئی روس دنوں کے سے ساتھ میں بھی نعرہ ہماری مار جو رہا ہے, کیونکہ اس وہ نعرہ کیا ہے, میں رشیا کے ساتھ آپ کیا دیکھتے ہیں, کیسے ریلیشنز دیکھتے ہیں ابھی آنے والے دنوں میں, خاص کر جب بیلاروس سے ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے کیا آؤٹ کم آتا ہے؟ بہت اچھے میری ہمارے سے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں. اور وہ آپ کو میں بتاؤں کہ جو روس ہے وہ شاید چائنا سے بھی زیادہ پاکستان کا حامی ہے اس وقت کہ ہم برکس کا ممبرز بن جائیں. یعنی برکس کے لیے وہ آل ٹوگیدر ایک تو صرف انڈیا کی ایک مخالفت ہے وہاں پر, اور اس کے علاوہ نہیں ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ کیونکہ برکس کا اوور آل اس کے اندر جو نیا سینوریو آ رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک کلین سسٹم بنا رہے ہیں. یعنی ایک نئی کرنسی شاید وہ لانچ کریں ڈالر کے مقابلے میں, یا اس قسم کا ایک کلین سسٹم ہوگا جس کے تحت ہماری ٹریڈ ایزی ہو جائے گی. وہ جو پریشر ہمیں ڈالر کی وجہ سے ملتا ہے وہ نہیں ملے گا. تو وہ اس لحاظ سے رشیا چاہتا ہے, اور رشیا چاہتا ہے کنیکٹیوٹی, کیونکہ انڈیا کے ساتھ اگر کنیکٹیوٹی رشیا کی سینٹرل ایشیا کی ہو سکتی ہے پاکستان کی نہیں ہو سکتی. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے. اور یہ شاید بیلاروس کا جو پریزیڈنٹ کا جو وزٹ ہوا, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس کے پیچھے رشیا کی انیشیٹو تھا کہ انہوں نے ان کو ایک قسم کا وہ ایک قسم کا بالکل صحیح بات ہے, ریجنل کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. پولیس والا فورسز والا ہاتھ آیا تو ان کو بچایا, بچا کے چھوڑا اور گھر جانے دیا, کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ اگر کوئی غلط کام سوال ہے ان سے اپنی ڈیوٹی کے لیے اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے پاکستان میں رہنے والے بار بندے کے گھر وہ ان کا بھی ہوتا ہے اثر ہے, سرکاری بھی ہے, استحکام اور انتشار دو الگ راستے. ہمارے بھائی ہیں ان سے جو غلط کام کروا رہے سیاسی ہیں استحکام معاشی ترقی کا ضامن, اس کے برعکس سیاسی انتشار اور وفاق پر بار بار لشکرکشی معاشی استحکام کے لیے زہر قاتل. ملکی معیشت کو یومیہ تقریباً 190 ارب روپے کا خسارہ, صرف 2014 کے دہائی سے 547 ارب روپے کا نقصان کیا. دیکھیے استحکام لانے والا کون, انتشار پھیلانے والا کون, میں نے کہا تھا ملک آپ چاہیے کہ میں خود کا, موجود فیصلہ تھا. آپ کا. اب آپ بتاؤ 1 گھنٹے میں 8 ضلعوں میں میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں نے تو بتایا کہ میں تھوڑا گھوم کے آیا, گاڑی میں ضرورت ہوتا ہوا گیا. انڈیا والے کرنے والے لکھے ہوئے اچھی ہوئی بھائی, آ جاؤ سارے, آ جاؤ سارے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. بات جلدی کر کے دکھاؤ شاملہ والے سے لیکن اپنے وہ نظارہ ہو کر جانا شروع کر دیتے ہیں. جب ایک نظارہ ملک میں انصاف نہ دے سکے تو پاکستانیوں سوچو تمہارا کیا حال ہے, تمہاری کیا اوقات رہتی ہے اس ملک میں. تنقید سے پہلے تحقیق اور الزام سے پہلے ثبوت, یہ صحافت ہی نہیں انسانیت کی بھی پہلی شرط ہے. سوچ بدلیں, سوچنے کا انداز بدلیں. صحافت اور سیاست, ریاست کے 2 ستون یا کاروبار زندگی, پاپولر بیانیہ یا تاریخ کی درست سمت. سیدھی بات پینٹ سلیم کے ساتھ صرف ETV نیوز پر. ہمارے بچے ہیں ان کو
इंशाल्लाह पहले रिहा करवाए हैं, इंशाल्लाह हम उनको रिहा भी करवाएंगे और साथ साथ इंशाल्लाह सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भाभी से आप लोग गए, आप ताकत है इमरान खान की। इल्जाम, बहतान, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा आखिर कब तक? सांच को आंच नहीं तो झगड़ा कैसा? सच नहीं रहेगा खामोश, ये बोलेगा जोर से, शोर से, हक़ाइक़ की ज़रब से तोड़ेंगे झूठ का तिलस्म। पैगाम देता हूँ इनको, कौम के ऊपर गोलियां बरसा के कौम गुलाम नहीं बनाई जा सकती। हम आजाद हैं, हमारे अवाजदार ने इस आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जानी और माली। हम किसी को इस आजादी पे टाका नहीं मारेंगे। पूरी बात मैं बाद में बताऊंगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जारी है। अभी हमारे साथ शामी साहब भी मौजूद हैं, उमर साहब भी मौजूद हैं और कॉल जौहर साहब भी मौजूद हैं। मैं उमर साहब से पूछना चाहूँगी, उमर साहब थोड़ा सा अगर इस विजिट से हट के हम सिर्फ पाकिस्तान एंड बेलारूस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात, कौन कौन से सेक्टर हैं जिनके अंदर एक्सपोर्ट हो रही है, कौन कौन से सेक्टर हैं जिनमें इंपोर्ट हो रही है और कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, खासकर एक्सपोर्ट की बात करें तो क्या चल रहा है? देखिए, बेलारूस का हमारे रीजन में साउथ एशिया में पाकिस्तान के अलावा मुख्तलिफ कंट्रीज का कम ताल्लुक है और उनकी तवज्जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने में ज़्यादा है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अब हम पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट्स करते हैं उसमें आपकी विंटर गारमेंट्स, लेदर, आपका जो किनू है, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है उनकी कंट्री में। उसके अलावा पाकिस्तान में टिम्बर की जो शॉर्टेज है उसको बेलारूस पूरा कर सकता है। मशीनरी, एग्रीकल्चर मशीनरी, हाईटेक मशीन उसमें बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। फाइनेंशियली हमारे उनके साथ थोड़ी सी इश्यूज़ हैं। देखें, IMF और जो कंट्रीज़ हैं उनकी पाबंदियों की वजह से बेलारूस जो एलाई है उसका रशिया का, तो हम उनके खुल के साथ तिजारत नहीं कर सकते। तो उसमें फिर बार्टर ट्रेडिंग की एक शिक आई है हमारे सामने। अभी तक हम बार्टर ट्रेड कर रहे हैं वहाँ से? जी, इसकी कोशिशें हैं क्योंकि हमारी जो ट्रेड है वो 80% से ज़्यादा बार्टर पे हो सकती है, जो डायरेक्ट ट्रेड होगी। तो इस पर वर्किंग है क्योंकि फाइनेंशियल जो है ना वो इश्यूज हैं, वो मुख्तलिफ बैंक्स को ऑपरेट नहीं करते। अच्छा, हम उनसे ये चीज़ें ले रहे हैं जैसे आपने डिफरेंट बताया कि टिम्बर हमारे पास नहीं है तो हम उससे ले रहे हैं, बाकी वो हमसे फ्रूट की सिर्फ किन्नू ही ले रहे हैं या फूड सेक्टर में और भी डिमांड है? देखिए, वीट की उन्होंने डिमांड रखी है, उसमें हमें कंपटीशन फेस करना पड़ता है दूसरे कंट्रीज़ का। ठीक है, उसके बाद आपका राइस है, मुख्तलिफ एक्सपोर्ट्स हैं, सारी हम उनको ऑफर करते हैं। जो हम कंपटीशन बीट कर लेते हैं फिर उसकी इंशाल्लाह ट्रेड स्टार्ट होती है। तो बार्टर ट्रेडिंग में यही है कि हमारी सारी की सारी ऑफर्स चली जाती हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं शामी साहब से अगेन पूछना चाहूँगी, शामी साहब थोड़ा सा हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, प्राइम मिनिस्टर $50 बिलियन तक होने चाहिए क्योंकि हम सिर्फ $30 बिलियन कर पाते हैं। तो अगर काइंड ऑफ दिस कंट्रीज अगर हमारे रीजन के अंदर बढ़ जाते हैं तो क्या लगता है आपको इस बार जो क्वार्टरली हमारी मैनेजमेंट है या हमने जो स्टार्ट किया है फिस्कल डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है? ये हमारी जो एक्सपोर्ट की फिगर है तकरीबन ऑलमोस्ट 20% के करीब रही है। तो हमारी साल की जो एक्सपोर्ट होंगी वो $35-36 बिलियन को टच कर जाएंगी। तो वो तकरीबन पिछले साल से कुछ 3-4 बिलियन ज़्यादा होंगी। तो वो बल्कि इससे ज़्यादा हो, 4-1 बिलियन का फर्क पड़ गया। तो हमारी चावल की बहुत अच्छी एक्सपोर्ट हुई है, चावल का $4 बिलियन का हुआ। आपकी ओनियन जो है आपका एक्सपोर्ट हुआ है, ओनियन क्योंकि पिछले दुनिया भर में शॉर्टेज हो गई थी तो आपने तकरीबन $1500 पर टन के हिसाब से बेचे होगे। पाकिस्तान बड़ा महंगा हो गया था तो उसकी वजह से यह 2000 हो गई। तो लेकिन दूसरी बात ये है कि जो अनियन के लिए सिंध बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सिंध बलोचिस्तान में ज़रा ज़्यादा होता है, पंजाब में भी होता है, लेकिन वो इलाकों में कुछ इलाके मखसूस हैं इसके जहाँ ज़्यादा होता है ये। तो वो पाकिस्तान में अच्छा हुआ कहा था। इंडिया में फसल ख़राब हुई थी, उन्होंने वो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करते थे, वो एक्सपोर्ट उनकी बंद हो गई तो वो पाकिस्तान को लेवरेज मिल गया। तो पाकिस्तान को ये फ़ायदा हुआ थोड़ा सा। की बात कर रहे हैं जी नहीं, ऑनियन ही की बात कर रहा हूँ। तो वो पाकिस्तान को थोड़ा ये फ़ायदा हुआ कि हमने वो सस्ता ऑनियन जो है ना वो मंगवा लिया अफगानिस्तान से। तो वो उसका नतीजा ये हुआ, ये तो पॉलिसीज थी, लेकिन अच्छा हुआ चीज नहीं थी और हमारा बड़ा अच्छा हमने तकरीबन डबल द रेट पे बेचा। यानी जो अफगानी जो आया उसे भी हमने मतलब ये है कि हमारी काफ़ी कम पूरी हो गई।
लेकिन अदरवाइज हमारी क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ी रिवाइवल हुई है हमारी, वो बहुत बेहतर हुआ है। तो अब मसला ये है कि ये सारी चीज़ें जो मैं जानता हूँ कि देखें दुनिया पाकिस्तान का एक बड़ा मसला रहा है, ये जितनी इकॉनमी जो बड़ी है ना इन दिनों में, पिछले आप देखें 25-30 साल में, जिसमें आप चाइना देख लीजिए, साउथ कोरिया देख लें, आप हांगकांग देख लें, सिंगापुर देख लीजिए, इन सब का जो जीडीपी की जो जीडीपी और उनका जो एक्सपोर्ट रेशो है ना वो बहुत हाई रहा है, यानी उनकी एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी थी, यानी उनकी एक्सपोर्ट बढ़ी तो उसकी वजह से उनकी इकॉनमी में ग्रोथ हुई। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ, हमारे यहाँ क्योंकि जीडीपी तो हमारी बढ़ती रही लेकिन सर्विस सेक्टर बढ़ता रहा, हमारा कुछ और बढ़ता रहा, यानी हमारी लेकिन हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती, तो वो स्टैग्नेशन हमें तोड़नी है। वो अच्छी बात है कि तोड़ी जाए, लेकिन उसके लिए ये है कि हमारी जो थोड़ी सी हमारी जो सबसे बड़ी मेरा ख्याल एक्सपोर्ट को हमारी जो आ रहा है वो हमारी एनर्जी प्राइसेस हैं सबसे ज़्यादा, कि हमारी एनर्जी प्राइसेस के ऊपर यू आर वेरी राइट, ये डिस्कशन भी करना ज़रूरी है, डिबेट भी करना ज़रूरी है, लेकिन जहाँ तक बात रही गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की तो IPPs साथ साथ टैरिफ के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखा कि नहीं, इस बात की कि रेजिडेंशियल्स को क्या चाहिए, इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, तो तमाम चीज़ें टाइम बाय टाइम देखी जा रही हैं और यकीनन इनके आउटकम्स बहुत बेहतर होंगे। मजीद भी डिस्कशन करेंगे, कमोडिटी अपडेट्स देखते चलते हैं आज के मार्केट में कमोडिटी अपडेट्स क्या है, हमारे पास क्या अपडेट्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक। गोल्ड की चारदीवारी की तरफ पामाल किया गया, हमारे पे जेल पर्चे काटे गए, 445 चोरी किया गया, हमारा लीडर आज जेल में है, 84 रुपीस। हमारी इंटरनेशनल गोल्ड एट परास 2800, उसको नाजायज जेल में डाला गया, हमारी पार्टी के लीडरान, हमारे वर्करार, इवन हमारे वोटर संघ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि जो गोल्ड प्राइसेस हैं लोकल मार्केट पे थोड़ा सा यकीनन ये एक अच्छी न्यूज़ किया था दुनिया की सियासी तारीख में आज के दिन गोल्ड की प्राइसेस में थोड़ा सा डिक्लाइन देखा गया है, गोल्ड रेट भी थोड़ा सा एक डिक्लाइनिंग नोट पर है। इवन ऑयल प्राइसेस आप देख सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस भी कहाँ ऑयल WTI $70 पे टच कर रहा है, $68.9 पे है। इट मींस के बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारी इन्फ्लेशन को जो झटका लगने वाला है और पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये जो इंटरनेशनल नंबर्स हमारे सामने हैं तमाम चीज़ें खासकर ऑयल के प्राइसेस हैं उससे काफी एज मिलता है। हमारे साथ जो गेस्ट कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट होगा, आप क्या देखते हैं कि जो ये इकोनॉमिक देख रहे हैं ये इन्फ्लेशन को पुशअप करते हुए दिखाई दे रहे थे, फाइनली थोड़ा सा एक इंटरनेशनल नंबर जो है वो डाउनवर्ड शो कर रहे हैं ट्रेंड। तो आपकी ऑयल प्राइसेस स्काई हाई चल रही है, इसका गरीब बंदे को बड़ा नुकसान होता है। और गरीब बंदे की क्या बात करें, हम अपनी इंडस्ट्री का एनर्जी प्राइसेस स्काई हाई चली जाती है, तो बात आप वाली है कि इसका जो प्राइसेस डाउन जा रही है इसका हमारी इंडस्ट्री को भी बेनिफिट मिलेगा और इंशाल्लाह एक्सपोर्ट्स में हमारे लिए मांग साबित होगी। तो हमारा जो फोकस है वो पूरे मुल्क का एक ही है कि हम किसी तरीके से एक्सपोर्ट्स की तरफ जा सकें। तो ऑयल है ये इंशाल्लाह कोई ना कोई बेनिफिट हमें जाएंगे। इंटरनेशनल ऑयल का जो एक लोकल मार्केट में अभी जो फोर्टनाइटली विटनेस होते हैं प्राइसेस, क्या इस बात का इम्पैक्ट आएगा कि ऑलरेडी कुछ अरसे के लिए थोड़ा हाई साइड पे गए थे और वैसे भी हमारी जो एक इम्पोर्ट बिल होता है वो हर 3 महीने बाद का चलता है। मुझसे सही पूछें तो मैं बहुत अरसे से भी कह चुका हूँ कि आपको ये जो 15 दिन का जो आपका जो रखा है ना बड़ा गलत है। तो इसको कम से कम 6 महीने के लिए होना चाहिए, 6 महीने की कोशिश करें। और ये जो बार हो सकता है नहीं वो ऑयल जो आप कंट्रोल करते हैं इसमें भी कुछ शक नहीं, लेकिन मैं जो बात करता हूँ कि ये जो हम बार बार अभी जो आप अगर फर्स्ट थोड़ी सी ऑयल जो थोड़ा सा नीचे आता है तो आप कम कर देते हैं। अच्छा, उस कम करने का नतीजा ये होता है कि आप देखते हैं कि आपकी कोई प्राइसेस कम नहीं होती उससे, लेकिन जब ऑयल दुनिया में बढ़ता है तो आप बढ़ाते हैं तो फिर बढ़ जाती है, तो आवाम को कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जो चीज़ मैं करने की वो ये है कि ये क्वेश्चन में रख लीजिए आप, ये रकम जो है अगर आप थोड़ा सा फर्ज किया अगर आवाम को सही फरमा रहे हैं आप, लेकिन जो डॉलर की फ्लक्चुएशन होती है उसको भी मैटर करना जरूरी होता है, उसको भी पैरेलल करना जरूरी होता है। इंटरनेशनल ऑयल प्लस डॉलर पैरेलल करके जो प्राइस
फोर्टनाइट गवर्नमेंट जो उनका है डाटा भी इसको आ रहा है। विटनेस करती है और और सौदा गवर्नमेंट का भी जानती अभी है आ कि रहा है। यकीनन लोगों तक कितना फायदा वो पहुंचाना है। गिरफ्तार जब हुए हैं। आपके ऑयल प्राइसेस में थोड़ी हजारों सी कमी कारकुन, आती है तो वो पास ऑन उनका डाटा भी आ रहा है। पाकिस्तान की आवाम को ही होता है। तो हम बात ये जौहर है, साहब से पूछते चले, जौहर साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं। हम पुरअमन क्या तरीके से समझते जा हैं रहे जौहर हैं। साहब, एक तरफ हमारे पास जो पुरअमन बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइज तो की बात आखिर कर रहे हमारे हैं, इकोनॉमिक रास्ते में डिस्कशन की बात ये कर रहे हैं, रुकावटें डालकर खासकर इस्लामाबाद टू हमारे मिन्स्क, ऊपर हर कितना तरह से इम्पोर्टेंट है ये जीवन के एक गोलियां टाई क्यों अप? बरसाई गई? पहला सवाल हमारा ये है, यहाँ पाकिस्तानी नहीं है। मेरा दूसरा ये एक तहरीक है, ये धरना एक तहरीक है, ये जारी है, वो मैंने बताया कि हर तरह से जारी है। आप लोगों को गोलियां मार के वहाँ पे गिरफ्तार करके नहीं छोड़ोगे तो लोग एक और तरीके से आएंगे। $1 मिलियन से भी लेकिन कम जो पहुँच सकता है लेकिन उसमें वो जरूर है। इंशाल्लाह इस तहरीक को बचाते रहेंगे और खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। मैं यहाँ पर ये वादे करता हूँ, मैं यहाँ पर ये वादे करता हूँ यूरोपियन पार्ट ऑफ कि मैं सलाम पेश करता हूँ, तो फिर वो मैं ऐसी खुद भी एक वर्कर हूँ। लेकिन मैंने आपने जिंदगी में अगर कोई नारा मारा है ये बहुत तो अच्छा बड़ा है, कम मारा होगा। इसका बड़ा पिछले कई दिनों से मैं एक नारा मार रहा हूँ। पाकिस्तान की इकॉनमी पे वो होगा। नारा क्या है? अगर ये मुसलसल पीटीआई वर्कर जिंदाबाद। आपने साबित किया है। तनाज़ात को अच्छी को खत्म करेंगे और सारी हो रही है तो दूसरी हो जाए और बहुत कुछ मिलेगा। मैं सलाम इसलिए पेश करता हूँ कि आप जो जंग लड़ रहे हैं, आप जो जंग लड़ रहे हैं, ये जंग हमारी नस्लों की जंग है। और अब वो वक्त भी आ गया है कि पाकिस्तान की आवाम को थोड़ा सा इन्फ्लेशन से निजात मिल सके, क्योंकि काफी अरसे तक हमने इन्फ्लेशन का ये दौर देखा। आपने सही फरमाया, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि यकीनन ये पूरे यूरोपियन सेक्टर से यूरोपियन जो एक डायस्पोरा है, इससे पूरा एक पाकिस्तान कैसे बेनिफिशियरी हो सकता है? आने वाले दिनों में क्या पॉलिसी है? खासकर हम ये देख रहे हैं कि आइसोलेशन पीरियड ओवर हुआ, अब मिडिल तमाम चीजों को असल में अब देखिए जो हम इंडिकेटर्स देख रहे हैं वो सलाम इसलिए पेश करता हूँ कि आप जो जंग लड़ रहे हैं, आप जो जंग लड़ रहे हैं, ये जंग वो आके हमारी नस्लों की जंग है। कम होंगे। अगर आज इमरान खान जेल में है तो वो हमारी नस्लों हमारे लिए है। आप वो अजीम लोग हैं जो अपनी खुददारी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और इंशाल्लाह हम कुर्बानियाँ देते रहेंगे। बाकी जो मैं यहाँ पर उसका या जो उन्होंने ऑलरेडी कमिटमेंट किए हैं वादे करता हूँ जरा अदायगी अगर हमारे पे तशद्दुद ना होता, जो है जल्दी जो है हमारे लोगों पर तशद्दुद अगर ना होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। जरूरी है। अगर हमने देखें हमने अगर एक्सपोर्ट सबूत के साथ इससे पहले भी पाकिस्तान ने कहा तो उसके लिए जरूरी है हम तो मैंने खुद अपने हमारे हाथ कौन से से सेक्टर और कई हमारे हमारे सबसे ज्यादा जब कोई पुलिस वाला फोर्सेज वाला हाथ आया सेक्टर में तो उनको बचाया और बचा के छोड़ा और घर जाने दिया, क्योंकि हमें एहसास है कि अगर कोई गलत काम करवा रहा है उनसे तो अपनी ड्यूटी के लिए अगर वो कर रहे हैं तो वो भी हमारे भाई हैं यहाँ पे खड़े हुए। तो पाकिस्तान में रहने वाले हर बंदे के घर में फौज का भी कोई बंदा है, अफसर है या जवान है, पुलिस का भी है, सरकारी भी है, ऐसी भी है, ऐसा ही है ना। ये हमारे भाई हैं, उनसे जो गलत काम करवा रहे हैं उन पे हमारा सवाल है हैं और जो हमारे गलत काम क्यों कराया जा रहा है उनसे। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स हैं और मैं यहाँ पे वादे करता हूँ सर्विसेज एक्सपोर्टर्स हैं हम पुरअमन वो से उनको ये फैसिलिटेट कर सकें कि वो अपनी सारी जो अगर ये कल वीडियो दिखाएंगे, वो पूरे मैं पाकिस्तान रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग सुन लो, पूरे पाकिस्तानियों, में करें आज तक हम ये कह रहे हैं, मैं सूबे का वजीर आला हूँ, फर्क आ सकता है। 9 महीने से उसके कह अलावा रहा जो हूँ इंटरनेट जो है मेरे ऊपर 7 दिनों में 9 मई का पर्चा है, उसको कोई भी मेरी बेहतर करें फोटो, कि उससे उनको कोई वीडियो दिखा प्रॉब्लम हो रही थी नहीं है। क्योंकि ये सेक्टर 1 जो है घंटे टाइम में और ये पर्चा नहीं है कि मैंने कहा था, पर्चा ये है कि मैं खुद मौजूद था। पाकिस्तान की इकॉनमी अब आप बताओ, बेहतर बना सकता है 1 घंटे में ये एरिया है और फिर IT 8 जिलों में मैं कैसे हो सकता हूँ? आपका मैंने तो बताया कि मैं इस तरह घूम के आया, गाड़ी में दिनों से होता हुआ गया। 4 बड़े जो उसमें तो ये मीडिया वाले ज्यादा और ये कुछ इनके जो नाटक करने वाले रखे हुए हैं इन्होंने, या रखी हुई है। भाई आ जाओ,
आ जाओ सारे, आ जाओ सारे, तो सही फरमाया, फोकस करने की जरूरत है और बिजनेस की बात हो रही है, करेंसी की बात करना जरूरी है। यहाँ पर जब रुपी काफी स्टेगनेंट दिखाई देता है डॉलर के अगेंस्ट, और डॉलर की जो हम कह सकते हैं कि रुपी डेली बेसिस पे डेप्रिसिएशन रुपी देख रहा है, तो एक बड़ा एक अच्छा साइन लगता है। तो हमारे पास जो करेंसी रेट्स और अपडेट्स मौजूद हैं वो हम देखते हैं कि हमारे मार्केट में आज क्या मौजूद है। पाकिस्तानियों सोचो तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी क्या औकात है, फिरौनों की वजह से जो फिरौन बने हुए हैं वक्त के, हमने इनका मुकाबला करना है, हमने इनका मुकाबला करना है। मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने वर्कर्स को, मैं उनकी फैमिली को बता रहा हूँ, हम उनके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह, हम उनके साथ रात तक खड़े हैं। ये हमारे बच्चे हैं और जो गिरफ्तार हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स हजरात हैं उनके लिए बड़ी एक वेल डिफाइंड हमारे प्राइसेस हैं और जो कि शाइन बात है। जीसीसी अपडेट्स करेंसी रेट्स के हम देखते चलते हैं। सऊदी रियाल बाइंग 73.95 साबित किया है लाखों लोगों के साथ जाकर कि आप पीछे नहीं हटने वाले। अभी भी आप अगर और आपने देखा गोलियां मारी जा रही हैं, आपने खाई जरूर है, आपने मारी नहीं है। आपकी हरकत को, आपके पाकिस्तानी होने को मैं सलाम पेश करता हूं, सलाम देता हूं इनको। जी ये था प्रॉपर्ली हमने जीसीसी कंट्रीज के करेंसी रेट्स और खासकर जो प्राइसेस हैं इसके ऊपर ज़्यादा खुशाइन हम इसलिए भी बोलते हैं कि तमाम जो हमारी डीलिंग्स होते हैं या बिल्स होते हैं वो तमाम डॉलर रेट के अंदर ही होते हैं। मैं शामी साहब से पूछूंगी, शामी साहब डॉलर खासकर हम देख रहे हैं डिप्रिसिएशन, रुपी माइन्यूटली डेली बेसिस पे कुछ पैसा एप्रिशिएट कर रहा है, कितना अच्छा लगता है। एक साल पहले के वक्त में थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए और आज जो हम इस नवंबर मंथ में बैठे हैं कितना डिफरेंस है। जब ये 300 क्रॉस कर गया था, 330 तक चला गया था मार्केट में, एक चैनल पे मैं मौजूद था और वो मेरा लाइव प्रोग्राम भी था, मैंने ये कहा था कि ये मसनूई है सारे का सारा और ये स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही है। लोग होल्डिंग भी थी, होल्डिंग कर रहे थे लोग, ज़्यादातर होल्डिंग हो रही थी, स्मगलिंग भी हो रही थी। तो उसके लिए मैंने ये कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की जरूरत है। ये मार्केट रेट है, ये बिल्कुल इंफ्लेटेड रेट है और ये बड़ा एक बबल की तरह फटेगा। वही हुआ जब आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने शुरू किए, स्मगलिंग पे क्रैकडाउन किया, थोड़ी चेकिंग की कि कौन लोग परचेजिंग पे थोड़ा सा रखा है, कौन लोग परचेज करें। मतलब ये है ना कि आप उसको सेविंग के लिए न रखें, बल्कि आपकी ज़रूरत है, आपने फॉरेन ट्रैवल करना, डॉलर ले लें, आपको कोई चीज़ इम्पोर्ट करनी है डॉलर ले लें। लेकिन अगर आप ये सिर्फ रखें, इसलिए रखें कि यार मैं आज बढ़ूँ और महीने के अंदर में इसकी कीमत बढ़ जाए, तो लोगों ने बिजनेस छोड़ के ये काम शुरू कर दिया था, ये काम शुरू कर दिया था, ये काम शुरू कर दिया था। अब ये हुआ, एक और चीज़ ये हुई है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी जा रही है और ये स्टॉक मार्केट और डॉलर का बड़ा आपस में ताल्लुक होता है। आप हमेशा देख लीजिए जब भी डॉलर बढ़ रहा होगा तो स्टॉक मार्केट गिर रही होती है, जब स्टॉक मार्केट बढ़ रही होती है, क्योंकि ये एक मनी की सर्कुलेशन होती है, ये बिजनेस होता है। ये आप समझे कि ये जो आपके विशेष सर्कल नहीं होता, ये लिक्विड मनी है जो लोगों के पास है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर लेके बैठे हुए हैं, खासतौर पर कराची के सेठ बहुत सारे हैं और उन्होंने कुछ बैंकों को भी इसमें शामिल किया और वो उसमें मुख्तलिफ जगहों पर बाइंग करते हैं। बिल्कुल, मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ। उमर साहब, एक तरफ हमारे पास स्टॉक मार्केट के अंदर आजकल आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे थे कि जब हमारे पास इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लोग क्या कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट से फायदा उठा रहे हैं, फिक्स इनकम की तरफ जा रहे हैं। अब जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो उन्होंने खासकर जब लास्ट ईयर की बात करें, शामिल साहब ने लास्ट ईयर लोग डॉलर के अंदर ट्रेडिंग कर रहे थे जब क्रैकडाउन नहीं हुआ था, आपको याद होगा, थोड़ा सा पास्ट दौरान। तो यहाँ पर आप नहीं समझते कि अब लोगों का रुझान बिजनेस की तरफ आएगा, ना कि वो ट्रेडिंग में आए या डॉलर की होल्डिंग करें या फिर यहाँ पर फिक्स इनकम की तरफ चले जाएं, रिस्क फ्री इनकम जनरेट हो और बिजनेसेस जो है वो थोड़ा सा शेड आउट हो रहा था, हमारे जो कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है। फाइनली वक्त आ गया कि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी और ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस चलेगा। जी देखिए, सारी दुनिया का अगर आप मुआवजा करें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आपका जो कईबो रेट चलता है,
ٹھیک ہے, دنیا میں کسی بھی کنٹری میں آپ دیکھ لیں کوئی بھی بینک ہے تو وہ 2% 5% پہ کام کرتے ہیں, چاہے وہ ایک جنرل پبلک کو بھی لون لینا پڑے تو وہ بھی 6% تک مل جاتا ہے لون. ہمارے پاکستان میں 15%, 18% اور 22% سے لے کے 28% تک مارکیٹ ریٹ چلا ہے. اب اس سے گورنمنٹ کیا کرے, کیسے مینج کرے ڈاکیومنٹڈ اور ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو, کیسے لوگوں کو باور کروائے کہ ٹیکس فائل کرنا ہے, ان ٹیکس کو کیسے لے کر آئیں گے, کیش اکانومی کو کیسے پکڑیں گے؟ دیکھیں پچھلے 2 سے 3 سالوں میں آپ چیک کریں کہ گورنمنٹ نے ٹیکسز کو بڑا ٹارگیٹڈ ایریاز میں لگایا جس سے گورنمنٹ کو فائدہ مل رہا ہے اور بزنس جو کمیونٹی ہے وہ بھی کچھ کام کر پا رہی ہے. اس کے بعد جو لوگ آپ کے سیونگ کرتے ہیں وہ سارے کا سارا مارکیٹ سے پیسہ اٹھا کے بینک میں لے گئے تھے. یعنی اگر اس نے کسی نے کوئی انڈسٹری لگانی ہے یا کوئی پراپرٹی بنانی ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے, گاڑی میں انویسٹ کرنا ہے جیسے بھی ہے, تو وہ 3 سے 5 سال تک انتظار کرتا تھا. لیکن اس نے بینک میں دیکھا کہ بھئی 3 سال میں پیسے ڈبل ملے ہیں, سارا پیسہ بینک کی طرف چلا گیا. اب چونکہ گورنمنٹ نے مارکیٹ ریٹ گرایا ہے تو مارکیٹ میں انشاءاللہ پیسہ آئے گا اور لوگوں کو انڈسٹری لگانی چاہیے. میرا تو یہ خیال ہے. گھر بنانا, پراپرٹی, ہاؤسنگ سوسائٹی ہمارے ملک کو بہت زیادہ نقصان دے رہی ہے. کنسٹرکشن سیکٹر کے اوپر بھی دیٹ از دی ریزن کہ وہ جو ٹیکس لگایا گیا اور ٹیکس کا ایک آؤٹ کم آیا جو کہ جس سے وہ بڑا نالا نظر آتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کنسٹرکشن انڈسٹری پہ ٹیکس نہیں لگا, ٹیکس آپ کا لگا ہے انویسٹرز پہ. انویسٹرز کی ایکٹیویٹی کو مانیٹر کرتے ہوئے گورنمنٹ نے ایسے ٹارگیٹس کیے ہیں ٹیکسز کو کہ جو انویسٹر ہیں جو پروفٹ کماتے ہیں ایک عام بندے کی ضرورت سے اس کو ہٹائے گا. آپ ایک پلاٹ لیں, اس پہ گھر بنائیں, پلازا بنائیں, آپ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کو سیل کریں گے تو انویسٹر جو ہے وہ خواہ مخواہ مڈل درمیان میں آ جاتا ہے, وہ اس کو بائی کر کے اپنا ایک ایکسٹرا پروفٹ لگاتا ہے. تو گورنمنٹ نے اس پہ اتنے ہیوی ٹیکسز لگا دیے ہیں کہ جس کو ضرورت ہے وہ خریدے اور 10-20 سال اس چیز کو انجوائے کرے, فیسیلیٹیٹ کرے لوگوں کو اور آگے چلے اس کام کو. تو اس وقت یقیناً منی بھی پارک کیے ہوئے پارک کرنے کا ایک انویسٹمنٹ کا ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا, 10 پلاٹ لے کے پارک کر دیے. ہمارے ملک کو پچھلے 20 سالوں میں جتنا انویسٹر نے نقصان دیا ہے وہ تو گورنمنٹ کے جو انہوں نے اپنے سٹیپس لیے ہیں نا پچھلے 2 سے 3 سالوں میں, اس میں انویسٹر کو انہوں نے فارغ کر دیا. اب ہمارے ملک میں کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ گولڈ میں انویسٹ کرے, کوئی ڈالر میں انویسٹ کرے, پراپرٹی میں انویسٹ کرے. انویسٹر تو ہے آلریڈی لیکن اس کا ایک ناجائز استعمال ہے. دیکھیں پازیٹیو بھی ویلیو ہوتا ہے ہر وقت. میں اب یہ نہیں کہتا کہ انویسٹر برے ہیں, لیکن انویسٹر انڈسٹری میں انویسٹ کریں اور مختلف سیکٹر, ایگریکلچر میں انویسٹ کریں اور بہت سے سیکٹر ہیں, تو اس کا پاکستان کو بینیفٹ ہوگا, عام پبلک بھی اس سے فائدہ اٹھائے گی اور ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی پریشر سے نکلے گی. اور ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, ٹیکس سب کو دینا ہے. اگر ایگریکلچر سیکٹر بھی آ رہا ہے ٹیکس میں تو اس کو ویلکم کیا جائے گا. دیکھیں ہمارا جو نوجوان ہے پچھلی جو 10 سے 15-20 سالوں میں آئے ان کا ایک ہی کام ہے, دولت مل جاتی ہے گھر سے, بڑی گاڑی لینی ہے, پلازا بنانا ہے, کرایہ کھانا ہے, جس کا نقصان ہوتا ہے گورنمنٹ کو. انڈسٹری نہیں چل رہی اور جو آپ کی امپلائمنٹ ہے وہ زیرو ہو چکی ہے. وہی لوگ جو ہمارے نوجوان ہیں اگر ان کو پیسہ ملتا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ نہ گولڈ میں انویسٹ کر سکتے ہیں, نہ ڈالر میں, نہ پراپرٹی میں, نہ کسی اور چیز میں, یس تو اسٹارٹ اپس ہیں آپ کے پاس بہت سارے پاکستان میں, آپ کے یونیورسٹیز, انڈسٹریز بہت ساری کام کر رہی ہیں. آف کورس تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا کنٹری موڈیفائی ہو رہا ہے تو فائدہ ملے گا انشاءاللہ سب کو. رائٹ, تو شامی صاحب ون لاسٹ لائن میں پھر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اوور آل اکانومک جو ڈیولپمنٹ خاص کر جو بائلیٹرل ریلیشنشپ ہوتی جا رہی ہے بیک ٹو بیک, ہر مہینے کوئی نہ کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے انویسٹمنٹ کی بات, کیسا لگتا ہے فائنلی کہ یہ ڈسپلن جو اس کہتے ہیں نا اس وقت ہے اور سال کے اینڈ میں جو ہمارے ایک ڈیفیسٹ ہوتا تھا وہ کنٹرول ہو رہا ہے. ڈیفیسٹ تو آپ کا اس وقت آپ کا پازیٹیو چل رہا ہے, ڈیفیسٹ ہمارا سرپلس جا رہا ہے, ہمارا پچھلے 4-5 مہینے سے سرپلس جا رہا ہے اور اس کی وجہ بنیادی ہوتا ہے ایکسپورٹ میں آپ کا اضافہ ہوا ہے, آپ کی ریمیٹنسی میں اضافہ ہوا ہے, آپ کی جو آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. پھر آپ کا یہ جو کسی حد تک آپ نے کنٹرول کیا ہے کہ اننیسیسری بائی نہ کی جائے, کیونکہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے تو وہ ان چیزوں کو بند کیا ہے تو میں آئے ہیں تو وہ تو ضروری ہے. لیکن یہ جہاں تک تعلق ہے, لیکن یہ تھوڑا ایسا اس سے چلے گا. اچھا یہ جو بات تھوڑی سی ریئل اسٹیٹ کے بارے میں, اس میں کوئی شک نہیں, ہاؤسنگ سیکٹر آبویسلی ہاؤسنگ پرائرٹی ہونا چاہیے, دنیا بھر میں ہاؤسنگ پرائرٹی ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا کچھ فنامنا دوسرا بھی تھا. تھینک یو سو مچ شامی صاحب, آپ موجود رہے ہیں, عمر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور جوہر صاحب ہمارے ساتھ اوور کال موجود تھے. ہم نے ڈیٹیل ڈسکس کی پاکستان بیلاروس ریلیشن شپ
यहाँ पे खान साहब का इख्तियार है, ये खान साहब ने दी, मजबूत खान साहब होंगे ने तो इख्तियार से ऑटोमेटिकली दी, डिप्लोमेटिक ये रिलेशंस धरना हो जारी जाएंगे, रहेगा, क्योंकि हमारी उस जो वक्त एक तक आइडिया जारी है रहेगा, है कि जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं मुल्क के लोग हैं उनकी पहली बात तो ये है पूरे पाकिस्तान की आवाम में इजाफा हो, ना कि हम धरना जारी है, थोड़ा सा आइसोलेट बातों के साथ बात को समझो कि ये धरना इमरान खान के इख्तियार में है और ये धरना जारी है और जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान की सारी आवाम सुन ले, जरूरी नहीं है कि हर वक्त दुरुस्त धरने के अंदर आवाम हो। इन्होंने लोगों को गोलियां मारी, हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए, हमारे और लश्कर सैकड़ों लोगों को इस वक्त बार शहरों की गोलियां लगी हुई हैं और जो बाकी जख्मी हैं उनका डाटा भी आ रहा है से कासिर और शोधा का भी अभी आ रहा है, से गैर हाजिर वो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन हमले और हजारों दंगे कारकुन आम शहरियों उनका के डाटा भी आ रहा है। पर डाका लश्कर बात कशी ये है और इंतशार अगर का जिम्मेदार कौन? हम पुरअमन तरीके से जा रहे थे, पुरअमन बात कर रहे थे, तो आखिर हमारे रास्ते में ये रुकावटें डालकर हमारे ऊपर हर तरह का तशद्दुद, इवन के गोलियां क्यों बरसाई गई? पहला सवाल हमारा ये है, यहाँ पाकिस्तानी नहीं है। मेरा दूसरा ये एक तहरीक है, ये धरना एक तहरीक है, ये जारी है, हर तरह से जारी है। आप लोगों को गोलियां मार के वहाँ पे गिरफ्तार करके नहीं छोड़ोगे तो लोग एक और तरीके से आएंगे, लेकिन जो पहुँच सकता है वो इंशाअल्लाह इस तहरीक को पहुँचाते रहेंगे और खान साहब की बात तक ये धरना जारी रहेगा। यहाँ पर ये वादे करता हूँ, मैं यहाँ पर ये वादे करता हूँ कि मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं खुद भी एक वर्कर हूँ, मैंने जिंदगी में अगर कोई नारा मारा है तो बड़ा कम मारा होगा। पिछले कई दिनों से मैं एक नारा मार रहा हूँ, वो नारा क्या है? खबर छोटी हो या बड़ी, हम उजागर करें हर उस नुक्ते को जिससे आप तक पहुंचेगी सच्ची और खरी खबर। सियासत, मईशत, इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर अवाम के ज़हनों तक। आलमी मंजरनामे पर भी गहरी नजर। अजीम लोग हैं जो अपनी खुददारी के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और इंशाल्लाह कुर्बानियां देते रहेंगे। मैं यहाँ पर ये वादे करता हूँ कि अगर हमारे पे तशद्दुद ना होता, हमारे लोगों पर तशद्दुद अगर ना होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। हुकूमत कश्मीरी आवाम को हक के खुद इरादियत के मुतालबे की सजा देने के लिए वहशियाना तशद्दुद को एक जंगी हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। काबिल भारतीय फौज ने किश्तवाड़ में 4 मुकामी कश्मीरियों को फौजी कैंप में बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। मीरवाइज उमर फारूक ने भारतीय अफवाज के हाथों किश्तवाड़ में बेगुनाह कश्मीरियों पर तशद्दुद को इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली करार दिया है। कश्मीरी आवाम की तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए काबिज भारतीय अफवाज गुज़श्ता 35 साल में 7,300 से ज़ायद कश्मीरियों को ज़ेर-ए-हिरासत शहीद कर चुकी है। अक़वाम आलम का फर्ज है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज के हाथों इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियों पर भारत से जवाब तलबी करे। हमें अगर ये कल वीडियो दिखाएंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग सुनो, आज तक हम ये कह रहे हैं, सूबे का वज़ीर आला हूँ, 9 महीने से कह रहा हूँ, मेरे ऊपर साल दिलों में 9 मई का प्यार दर्दमंदी का गुज़र मजहबी हम आहंगी बाकमाल। 1 घंटे टाइम में, और ये पर्चा नहीं है कि मैंने कहा था, मुख्तलिफ पर्चा ये कि मैं खुद मौजूद था। अब आप बताओ, 1 घंटे में 8 जिलों में
मैं कैसे हो सकता हूँ? ये है मेरा आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। उसमें तो ये मीडिया वाले और ये कुछ इनके जो डाटा करने वाले रखे हुए हैं, इन्होंने या रखी हुई है। भाई आ जाओ, सोशल मीडिया आ जाओ सारे, सोशल मीडिया आ जाओ सारे, आ जाओ सारे। मैं आपको दिखाता हूँ, इस्लामाबाद से निकल के इस रास्ते पे जाओ तो दारुशाना वाले देंगे। लेकिन इन अदैब और निराला होकर मजबूर कर देते हैं, गिरफ्तारी के लिए गवर्नर का शुक्र देते हैं। सब एक वज़ीर-ए-आला इस मुल्क में इंसाफ डाले सके। पाकिस्तानियों सोचो तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी क्या औकात हैसियत है इस मुल्क में इन फिरौनों की वजह से, जो फिरौन बने हुए हैं वक्त के। टेलीविजन न्यूज और अब तक यहाँ खबरों के साथ मैं हूँ उस्मा चौधरी और मैं हूँ रिजवान अलिया। मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने वर्कर्स को। मैं बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको पाकिस्तान का 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके रवाना। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस पर अलविदा किया। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के 8 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। दोनों मुल्कों की क़यादत का दो दफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का और ताकत है इमरान खान की। आपने साबित किया है लाखों लोगों के साथ जाकर कि आप पीछे नहीं हटने वाले। अभी भी आप अगर हुरमन थे और आपने देखा कि गोलियां मारी जा रही हैं, आपने खाई जरूर है, आपने मारी नहीं है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलने मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब फैसल नवाज भी मौजूद। दोनों रहनुमाओं का माजी की यादों का तबादला। मोहम्मद नवाज शरीफ का सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एहसास को दोहराना। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। सदर मुस्लिम लीग नून की गुफ्तगू। बेलारूस के सदर की ज़राअत, ज़राई मशीनरी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की पेशकश। एक बड़ी पूरी बात मैं बाद में बताऊंगा। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल यांग यूया का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक चीन तारीखी शराकतदारी मजीद बढ़ने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ GHQ में मुलाकात। आर्मी चीफ ने पाक चीन ताल्लुकात की पायदारी को उजागर किया। मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई, मेरे साथ हमारे इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड 100 इंडेक्स में 4,695 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 99,269 पर बंद। 39 तरफ 55 करोड़ से ज्यादा मालियत के शेयर्स का कारोबार हुआ। हमले किए गए, बारहा किए गए और उसके बाद स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिका पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द के साथ डूमा के चेयरमैन मिस्टर व्याचस्लाव वोलोडिन की दावत पर रूस फेडरेशन का दौरा। मॉस्को में अलेक्जेंडर गार्डन में दूसरी जंग अजीम के हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया। स्पीकर कौमी असेंबली ने मकबरे पर फूलों की चादर चढ़ाई। डूमा की सिक्योरिटी और इंसदाद बदनवानी की कमेटी के चेयरमैन भी हमला इस हुकूमत को होश के नाखून लो, तुम लोग मिलकर जो हत्या कर रहे हो, एक दफा पहले ही अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी। इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल। जुड़वा शहरों में कल से तालीमी इदारे भी खुल जाएंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एहतजाज की आड़ में दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। 954 शरपसंद गिरफ्तार, 39 खतरनाक हथियार भी जब्त, 200 से ज्यादा गाड़ियां पकड़ी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद का दौरा। शरपसंदों के हमलों में जख्मी एहलकारों की आयादत की। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन अकरम भी हमरा थे। वज़ीर दाखिला की जख्मियों के बुलंद हौसले की तारीफ। शरपसंदों के हमले में जख्मी ASP मोहम्मद अलीम को फौरी लाहौर शिफ्ट करने की हिदायत। ASP मोहम्मद अलीम की आंख को ज़ाया होने से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तमाम हक़ाइक़ अवाम के साथ शेयर करेंगे। भागने वालों की तरफ से झूठे प्रोपेगेंडे की मजम्मत करते हैं। 31 दिसंबर के बाद कोई अफगान शहरी इस्लामाबाद की हुदूद में नहीं रहने दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू। PTI लाशों की सियासत करना चाहती है। इनके मनफी अज़ाइम अकाम बना दिया गया। झूठे प्रोपेगेंडे की बजाय सबूत सामने लाएं।
हस्पताल इंतजामिया ने उनके झूठ को बेनकाब कर दिया। पीटीआई एहतजाज में गैर मुल्की बाशिंदे भी शामिल थे। 37 रिकॉर्ड याफ्ता अफराद शहरी गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों का मकसद तरक्की के अमल को डीरेल करना है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह बुशरा बीबी के इक़दामात से पीटीआई क़यादत नाला और कारकुन मायूसी का शिकार। साबिक़ खातून अव्वल के मनमाने फैसले, संजानी धरने पर बानी पीटीआई की आमादगी को नजरअंदाज कर दिया गया। पार्टी रहनुमाओं की भी एक न सुनी और डी चौक की जानिब मार्च जारी रखा। कई मौके ऐसे आए कि हुकूमत और पीटीआई क़यादत में ब्रेक थ्रू का इम्कान था। तहम बुशरा बीबी के फैसलों ने पीटीआई का तख्ता कर दिया। मुल्क के मारूफ अखबारात की रिपोर्ट। तुम सब जवाब दोगे। उमर अयूब साहब भी मेरे साथ थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सूबे के वसाइल की सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल की शदीद मजम्मत। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर हो रही है। अफसोस के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वफाक पर चढ़ाई में मसरूफ हैं। इंतशार और फसाद फैलाने वाले अनासर को रोकना जरूरी है। ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी। उनकी गाड़ियां रास्ते में वज़ीर आला बलोचिस्तान की इस्लामाबाद में पीटीआई की शरपसंदी की शदीद मजम्मत। पुलिस और रेंजर्स के जवानों की शहादत पर इजहार ताज़ियत पेश करता हूँ। पीटीआई शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर धावा बोला मगर पूरी तरह नाकाम हुए। सरमायाकारों को सहूलियात फराहमी से ही मुल्क की मईशत मुस्तहकम होगी। मीर सरफराज रोजगार नहीं है, महंगाई है, अवाम के मसाइल है, अमन व अमान का बुरा हाल है। पीटीआई वाले लाशों की सियासत करने आए थे। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने समझदारी से इलाके को क्लियर कराया। पीटीआई जत्थों का मकसद मईशत को डीरेल करना था। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। गंडापुर और बुशरा बीबी भागने वालों में सबसे आगे थे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान की आवाम ने हर तरह की कॉल को मुस्तरद कर दिया। घरेलू खातून बुशरा बीबी 3 दिन सड़कों पर दंडनाती रही। पीटीआई वर्कर्स तो खड़े रहे लेकिन वो खुद भाग गए। अली अमीन गंडापुर को डंडे और पीटीआई के एहतजाज में शरीक अफराद को एहतजाज जारी है। पंजाब असमा बुखारी की पाक बहरिया और कोरियन बहरिया की बहरा अरब में मुश्तरका मश्क। पाक बहरिया के जंगी जहाज जुल्फिकार और कोरियन नेवी के जंगी जहाज वेंग जेयोन की शिरकत। मश्क का मकसद मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों को बढ़ाना और पेशा वराना रवाबित को फरोग देना है। कंबाइंड टास्क फोर्स 150 और 151 का मकसद समंदर में मुनशियात की स्मगलिंग और बहरी कब्जा जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना है। पाक बहरिया खित्ते में हर तरह के रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। जिसके अंदर हमारी चादर और चारदीवारी की इज्जत को पामाल किया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान एयरफोर्स के ताउन से आज एक और इमदादी खेप रवाना। लबनान और शाम के मुतासरीन के लिए 21 खेप में कंबल, राशन और अद्वियात पर मुश्तमिल 17 टन सामान जेल में डाला गया। हमारी पार्टी के लीडरान, हमारे वर्करान, इवन हमारे वोटर संघ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गजा में मजलूम निहत्ते फलस्तीनियों पर सहीयूनी जारियत जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में मज़ीद 33 फलस्तीनी शहीद, 134 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 44,282 हो गई। सहीयूनी फौज की जानिब से शुमाली गजा का मुहासरा जारी। इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जंग बंदी का ऐलान। लेबनान, अमेरिका, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन समेत आलमी रहनुमाओं का खैर मकदम। अमेरिका गजा में जंग बंदी के लिए नई कोशिशों की क़यादत करेगा। सदर जो बाइडेन। हमें जलसे की इजाजत नहीं मिलती। जब भी हम पाकिस्तान और जिम्बाब्वे तीसरे वनडे मैच में कल बुलवायो में मध्य मुकाबला दिन 12:30 बजे पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सीरीज 1-1 से बराबर। फास्ट बॉलर्स अहमद दानियाल और शाहनवाज दानी इंजरी के बायस सीरीज से बाहर। अब्बास आफरीदी और जहादात खान स्क्वाड में शामिल नहीं। उसका इस मुल्क पे कोई एहतराम रह गया। अब हमारे पास क्या चाहिए? हमारे पास एक ही चॉइस है। लाहौर में चौथा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। 101 रन का हदफ 4 ओवर से बलूचिस्तान के हासिल किया। ओपनर नेमतुल्लाह के 30 गेंदों पर 73 रन। आवाज आ रही है ना? नहीं बैठ रहे तुम, कह रहे हो बैठ जाओ, नहीं बैठ रहे।
अब बात ये है और मस्कत में हॉकी जूनियर एशिया कप पाकिस्तान ने चीन को 2 के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया। वक्फे तक पाकिस्तान को 3-1 की बढ़ती हासिल रही। व्यास हमजा और इमरान खान के 2-2 गोल। पाकिस्तान दूसरा मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। बारहा मैंने अपनी बात में कहा, इमरान खान ने कहा कि हम डी चौक जाएंगे, पुरअमन तरीके से जाएंगे और पुरअमन तरीके से डी चौक से आगे हमें नहीं अब तक की अहम खबरें आप जान चुके हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन। इख्तियार है, ये कॉल खान साहब ने दी और खान साहब ने इस इख्तियार से दी कि ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल आप नहीं करूँगा। पहली बात तो ये है पूरे पाकिस्तान की आवाम, धरना जारी है। उन डिमांडों के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों एक मिनट, मेरे भाइयों सोचो, ये बात को समझो, बात को समझो। कल इस्लामाबाद में जाहिर है कि आप जानते हैं कि लश्करकशी थी और उसके बाद वहाँ पर जवान जो हैं वो शहीद किए गए। एक गाड़ी जो है उसने उनको निशाना बनाया और उसके बाद जो है रियासत का एक तरह से ऐलान था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का उनकी नमाज़े जनाज़ा में शिरकत करना और उसके बाद फिर क्रैक डाउन होना और फिर उस क्रैक डाउन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल जो बहुत अजीबोगरीब किस्म का है वो सामने आना और इन सारे मामलों के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तक़बिल क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब सियासत का अंदाज़ क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस अंदाज से सियासत अगर करना चाहे तो कर सकती है। और ये कि बुशरा बीबी जो है उनके बारे में इतलात हैं कि वो इस्लामाबाद से मैदान छोड़ के निकली और फिर मानसेरा गई और फिर मानसेरा से भी रिपोर्टेडली उनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया है उनके ग्रुप्स हैं वो ये बता रहे हैं कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। अली अमीन गंडा पर सुराग लग रहा है। ये सारे मामले और इसका हल क्या है? क्या हुकूमत जो है वो कोई आईनी अपना जो किरदार है वो अदा कर सकती है, वफाकी हुकूमत, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल क्लास है उनकी जो क़यादत है तहजीब से बाहर है वो कोई होशमंदी से काम ले सकती है। इन सारे मामलों के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और प्रोपेगेंडा होगा बड़ा खौफनाक के मुजाहिरीन के नतीजे में जान बहुत है उसकी हकीकत क्या है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया जनाब सलमान गनी साहब ने, आपका सर बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इमदाद सुमरो साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब खालिद पीयूम साहब और वीडियो लिंक के ऊपर हमें ज्वाइन किया है जनाब सरमदनी साहब। आप सेनेटर हैं, पाकिस्तान पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आपका सब बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा था कि हम पहले कराची से आगाज़ कर लें। सरमद साहब, जो कुछ कल हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बतौर जमात और जो कह लें कि आपका जो इंडिविजुअल जो है आपकी राय वो इस बारे में क्या है कि ऑप्शन और थी हुकूमत के पास? जो अपनी खुददारी के लिए, मेरे ख्याल में हुकूमत की आज़ादी के लिए ऑप्शन बहुत लिमिटेड थे। हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि मुज़ाकरात के जरिए इस मसले को हल किया जाए और कोशिश की कि जो संगरानी का मुकाम फिक्स किया था वहाँ पे जो चले जाएं और वहाँ जाके धरना करें, बैठे रहें, 1 महीने बैठें, 2 महीने बैठें, जितना बैठना था बैठें। लेकिन लगता ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इमरान खान साहब ने उसको एग्री कर लिया था कि वहाँ पे चला जाना चाहिए, जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने उसको वीटो कर दिया और जब वीटो कर दिया और आगे वो डी चौक तक पहुँच गए और उस वक्त जब बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो आ रहे हैं तो आप बताएं कि आप किस किस्म का मैसेज दें। यहाँ पर जो उनके साथ जो एक्सपर्ट्स आए हैं, बिजनेसमैन आए हैं और जो दूसरे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स आए हैं, उनके ऊपर क्या इंप्रेशन आपने डालने की कोशिश की है? आप ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इसी किस्म के हालात रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे और जिसने आना है वो आए,
लेकिन हम किसी न किसी तरीके से लश्कर जनी करते रहेंगे या तबाहकारी करते रहेंगे और पाकिस्तान को आगे जाने नहीं देंगे। मसला ये है कि अगर आप देखें कि जब भी कोई आ रहा होता है बैरून मुल्क से, कोई डिग्नेटरी आ रहा होता है, कोई सरबराह ममलिकत आ रहा होता है, तो PTI ये करती है। ये चाइना के सदर से 2014 से शुरू होता है और आज तक यही इनका रहा है। अभी जब वज़ीर आज़म आए थे मलेशिया के, उस वक्त भी इन्होंने यही किया। फिर इन्होंने कोशिश की, जब SCO समिट हो रही थी, वो खैर बेटर सेल और रुक गया, लेकिन इनका पूरा प्रोग्राम था इस्लामाबाद में लश्कर जनी करने का। तो ये तो इनकी एक आदत बन गई है कि जिस वक्त भी कोई आ रहा हो ताकि ये लश्कर जनी करें और दुनिया में एक पैगाम दें कि पाकिस्तान अनस्टेबल है, जितनी इन्वेस्टमेंट आनी है पाकिस्तान में, या जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की कोई मुद्दा है उसको डिस्टेबलाइज करने। कल अगर आप देखें, आपके सामने है स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन कोई जो आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है 100 KC जो इंडेक्स है वो गिर गई। आज कल के एक्शन के बाद दोबारा बाउंस बैक की है और वापस आई है, तो उसका मतलब है ये कनेक्टेड है। स्टेबिलिटी से कनेक्टेड है। जरा कोई डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा तो उसका इफेक्ट हमारी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आनी है या जो हमारी फॉरेन रिलेशन है उसके ऊपर होगा, और उसके साथ साथ इकोनॉमिकली हमारे ऊपर इफेक्ट होगा। स्टॉक एक्सचेंज एक दिन में तकरीबन कह रहे थे कि कोई शायद 300 बिलियन जो थे। लेकिन इस मसले का सरमद साहब हल क्या हो सकता है? सरमद साहब, इस मसले का हल क्या हो सकता है? सलमान गनी साहब, क्या ये जो सियासी जमातें हैं हमारी, ये लाताल्लुक रह सकती हैं सियासी जमात के इस तरह के किरदार, उसको राय क्या ऑप्शंस क्या हैं, किस तरह? सहमत साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आपको याद है आपके लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि इसकी टाइमिंग बता रही है कि ये एहतजाज जो है ये किसी बड़े खेल का हिस्सा है। और मैं इस पे ये बात कह रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक माहौल तारी हुआ था माशी और तरक्की के अमल का, और आप माजी में उनका ये रोल उठा के देखें कि जब भी कोई अहम इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा हो और या कोई अहम दिन हो, उसे एहतजाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले उन्होंने IMF को लेटर लिखा, इससे पहले वो दुनिया भर के अंदर खासतौर पर अमेरिका में उन्होंने पाकिस्तान के रियासती अदारों को टारगेट करने का शुरू किया, वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे करवाए। और अब इन्होंने क्यों किया? आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि जब पोलिटिकल पार्टी क्या इसमें से कोई बेहतर रास्ता तलाश कर सकती है। लेकिन जब पोलिटिकल पार्टी होती है तो वो सियासी तर्ज अमल का मुजाहरा करती है, वो रास्ते निकालते हैं। माजी के अंदर मैं ऐसी पोलिटिकल पार्टीज़ का हवाला देता हूँ, वो इससे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल से गुजरी। पूरी पार्टी जेलों के अंदर थी, एक लीडर ऐसा था जिसे फांसी की सजा हो गई, लेकिन उन्होंने कभी स्टेट या स्टेट के इदारों के खिलाफ इस तरह का रद्दमल का इजहार नहीं किया। लेकिन थोड़ा सा मुझे अगर आप बता दें कि वो गलत अपना असेसमेंट उन्होंने क्यों की, इसलिए कि उनकी पहचान ही जारहाना तर्ज अमल है और एहतजाजी सियासत। आप उनकी पूरी सियासत उठा के देख लें, लेकिन फ़र्क ये हो गया कि एक वक्त में जब उनका जारहाना तर्ज अमल था और एहतजाजी सियासत पर इत्तफा कर रहे थे, तो उनके पीछे थपकी होती थी, सिग्नल होते थे, उन्हें आशीर्वाद हासिल होती थी, और फिर इसी बुनियाद पर वो हुकूमतों को दफाई मार्च पर लाने पर मजबूर करते थे। हुकूमतें उनका प्रेशर कबूल करती थी, और फिर वो जो तमाशा 2017 में लगा, उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। आप देखें कि पाकिस्तान उस वक्त 22वीं बड़ी मईशत थी, आप 45वें नंबर पर चले गए, लेकिन पाकिस्तान की रियासत ने उसके ज़िम्मेदारान को कटहरे में खड़ा नहीं किया, बल्कि अदालतें भी फ्रीक बन गई उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए, उनकी हुकूमत को गिराने के लिए आपने पनामा को जहाज बनाया, उकामा की बुनियाद पर पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने निकाल बाहर किया। लेकिन जब मैंने कहा ना कि वो असेसमेंट गलत कर गए, अब भी वो किसी इशारे पे ही सरगर्म हुए थे। और आप जरा देखें कि वो खातून जिसका आप नाम ले रहे हैं, बड़ी मोहतरम है, मेरे नज़दीक मोहतरम है, उनकी बड़ी पुरस्कार रहाई हुई है, इसलिए कि आप सारे एहतजाज में देखें उन्होंने